हेलो लर्नर्स, वेलकम टू जीरो क्लास 9। और आज की क्लास में हम जो है किस तरीके से जीरो में जो परचेज इनवॉइस है उसको पोस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम जो वेंडर्स है उनके जो परचेज ऑर्डर है उसको मैनेज करेंगे और किस तरीके से हम जो अपने एक्सपेंस और इनवॉइसेस है उसको पोस्ट करेंगे वो देखेंगे। और साथ में देखेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं बिजनेस में। और बिजनेस में जो हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो क्योट के बारे में किया था। तो अगर आपने जीरो के पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज जीरो के पिछले सेशन भी देख लें, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको फ्री में जीरो में अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरीके से आप जो है मल्टीपल टाइम्स जीरो में कंपनीज को क्रिएट करके इजीली जीरो को फ्री में यूज कर सकते हैं। और वीडियो के लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लास्ट में हमने कोड किया था, तो उसके बाद देख लेते हैं सेल्स ओवरव्यू। सेल्स ओवरव्यू में हमें जो सेल्स से रिलेटेड जो डाटा है वो देखने को मिलता है। तो सेल्स ओवरव्यू में जो सबसे पहले हमें दिख रहे हैं हमारे जो ड्राफ्ट में जो इनवॉइस पड़े हैं वो दिख रहे हैं। तो उनको अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सेल्स ओवरव्यू है इसको देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सी चीज़ का क्या यूज़ है। तो इतना कोई ज़्यादा इसमें जो ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है। कितने जो इनवॉइसेस है ड्राफ्ट में है, कितने जो है पेमेंट के लिए रखे हुए हैं। तो टोटल ओवरऑल आपको जो भी सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको सेल्स ओवरव्यू में देखने को मिल जाती है। तो जो हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इनवॉइस पोस्टिंग है उस पर ज़्यादा हम ध्यान देते हैं और उसको देखते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है उसके बाद आती है बिल टू पे। तो बिल टू पे में अगर आपका कोई वेंडर है उसने आपको कोई इनवॉइस दिया है तो आपको बिल टू पे में एंटर करना है। तो यहाँ पे बिल टू पे में देख लेते हैं किस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा जो बिल टू पे जितने जो भी हमारा वेंडर है उसमें जो भी हमारे वेंडर के जो हमने इनवॉइस पे करने हैं या इनवॉइस पे कर लिए हैं या फिर कोई ड्राफ्ट में है तो वो सारा हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ड्राफ्ट में हमारा एक इनवॉइस पड़ा हुआ है। अगर हमें सिर्फ ड्राफ्ट वाले इनवॉइस देखने हैं तो हमें ड्राफ्ट में जाना है। जो इनवॉइसेस को अप्रूवल की जरूरत है उन इनवॉइसेस को देखने के लिए आप अवेटिंग अप्रूवल में जा सकते हैं और अवेटिंग पेमेंट में जो इनवॉइसेस अभी पे करने के लिए रह गए हैं, पेड में जिन इनवॉइसेस को आपने पे कर दिया है। तो यहाँ पर हम जो है एक नया जो बिल है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे सपोज हमें कोई इंश्योरेंस का इनवॉइस मिला है तो उसकी हमें एंट्री करनी है। तो यहाँ पे हम इंश्योरेंस का जो इनवॉइस है वो एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेंडर क्रिएट कर लेते हैं आर्क इंश्योरेंस करके, और यहाँ पे हम इसको न्यू कॉन्टैक्ट बना लेते हैं। बहुत इजी है जो यहाँ पे वेंडर को क्रिएट करना, से बहुत ही सिंप्लीफाई कर रखा है जीरो ने। और उसके बाद यहाँ पे ड्यू डेट, तो ड्यू डेट जो इनवॉइस की है वो 1 मंथ की हम मान लेते हैं। तो वहाँ यहाँ पर हम जो है 28 सितंबर इसकी ड्यू डेट कर लेते हैं। रेफरेंस में आप रेफरेंस डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम जो आइटम है एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं इंश्योरेंस के नाम से। यहाँ पे आइटम कोड पुट करना है, यहाँ पे इंश्योरेंस पुट करना है और यहाँ पे जो क्या प्राइस है 1 यूनिट, यहाँ पे आपको एक्सपेंस अकाउंट रखना है। तो एक्सपेंस में यहाँ पे देख लेते हैं कोई इंश्योरेंस का अगर है तो उसको यूज कर लेंगे और टैक्स 0 और उसके बाद करते हैं इसको सेव। तो यहाँ पे जो यूनिट प्राइस है इसका हम रख लेते हैं 1500। तो इस तरीके से आपका जो इंश्योरेंस का जो इनवॉइस है, अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है इस इंश्योरेंस को इनवॉइस को डील करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि ये जो आपका इंश्योरेंस का जो इनवॉइस आपने पोस्ट किया है ये ड्राफ्ट वाली स्टेज में चला जाए, तो उसके लिए आपको करना है सेव। अगर आप चाहते हैं कि ये जो इंश्योरेंस का इनवॉइस है ये डायरेक्टली पे करने के लिए चला जाए तो आपको ये डायरेक्टली अप्रूव करना है। तो यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं ताकि ये ड्राफ्ट वाली स्टेज पे जाए
और उसके बाद हम जो है स्टेप बाय स्टेप इसको अप्रूव वाली स्टेज पर लाके इसको हम अभी ही इसको जो है पे कर देंगे, ताकि जो है पेमेंट एंट्री भी आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से पेमेंट एंट्री करनी है। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं सेव। तो यहाँ पे जो आर्क इनवॉइस है उसका जैसे ही हमने जो इनवॉइस है वो सेव किया, तो जो जीरो है उसके एडवांस फीचर की वजह से कह सकते हैं, या फिर जो जीरो है वो इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है कि उसने आपको ऑटोमेटिकली जो स्टेज 2 है वहाँ पे पहुँचा दिया है, जो है ड्राफ्ट की स्टेज। तो यहाँ से हम जो हमारा इनवॉइस है उसको हम अप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सबमिट फॉर अप्रूवल कर सकते हैं, सबमिट फॉर अप्रूवल, और या फिर हम इसको अप्रूव कर सकते हैं। और इसको अगर हम खोल के करना चाहते हैं इंश्योरेंस को, तो वैसे भी हम इसको अप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको अप्रूव कर लेते हैं। तो अब देख लेते हैं कि हमारा जो इनवॉइस है कौन सी स्टेज पे है, और उससे हमें पता लग जाएगा कि जो इनवॉइस है उसके साथ क्या करना है। तो दोबारा से हम जो है हमारा बिल टू पे, ऊपर जो ब्लू कलर का स्मॉल आइकन जो दिख रहा है वहाँ पे हमने क्लिक कर लिया है। तो जो हमारा जो आर्क इनवॉइस जो है वो अवेटिंग पेमेंट में आ रहा है। इसका मतलब कि अब जो स्टेज आ गई है वो अप्रूवल के बाद इसको जो इनवॉइस है उसको पे करने की स्टेज आ गई है। तो अब यहाँ से हमें जो इनवॉइस है उसको पे करना है। तो जो डेट पेड है वो हम डाल लेते हैं, हम इसमें सितंबर की डेट डाल लेते हैं। और पेड फ्रॉम, तो यहाँ पर जो बैंक अकाउंट हमने बुक कीपिंग के नाम से क्रिएट किया है, तो इसको यहाँ पे जो भी आपका बैंक का नेम है, एक्सिस बैंक या किसी भी नाम से आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। और उसके बाद कर लेंगे इसको ऐड पेमेंट। तो इस तरीके से जो पूरा एक इनवॉइस का जो सीक्वेंस होता है वो कंप्लीट हो चुका है। और जो हमारा जो इनवॉइस है वो अब पेड वाली कैटेगरी में आ चुका है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस था कि किस तरीके से जो इनवॉइस है वो ड्राफ्ट वाली स्टेज में जाता है, और उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते हुए अप्रूवल वाली स्टेज में जाता है, फिर अप्रूव होता है, और उसके बाद वो पेड होता है। तो ये तो हो गया कि इनवॉइस अगर मान लो कोई छोटी कंपनी है वो काम कर रही है विदाउट परचेस ऑर्डर। अगर कोई कंपनी जो है परचेस ऑर्डर के साथ काम करती है और उसके बाद वो जो परचेस इनवॉइस है उसमें ये जो पेमेंट है और ये सारे प्रोसेसेस करती है, तो उस केस में जो प्रोसेस है वो क्या होगा, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। और अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं तो जो सीक्वेंस है वो यही होता है। सबसे पहले जो होता है वो परचेस ऑर्डर होता है, फिर उसके बाद आपको जो है जो आइटम है उसको रिसीव करना होता है, और उसके बाद जो इनवॉइस है वो रिसीव होता है, और उसके बाद पेमेंट होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता लगे। तो सबसे पहले तो होता है परचेस ऑर्डर। आप परचेस ऑर्डर का मतलब है कि आप जो आपका वेंडर है उसको आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जो वो आइटम है वो परचेस करना चाहता है, और उसके जो बाद आता है वो होती है आइटम डिलीवरी। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे होता है वो होता है परचेस इनवॉइस। जब जो आपका वेंडर है उसने आपको जो आइटम है वो शिप कर दिया है तो वो आपको परचेस इनवॉइस देगा। फिर उसके बाद जो चौथे नंबर पे आएगा वो आएगा इनवॉइस पेमेंट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमें करना होता है। लेकिन जीरो में अभी के लिए हम जो प्रोसेस करेंगे वो करेंगे परचेस ऑर्डर, फिर उसके बाद हम रिसीव करेंगे परचेस इनवॉइस, और उसके बाद परचेस इनवॉइस में जो भी यहाँ पे स्टेप जैसे कि ड्राफ्ट स्टेज में जाना, फिर अप्रूवल की स्टेज में जाना, और फिर उसके बाद हम करेंगे इनवॉइस पेमेंट। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है दोबारा चले जाते हैं बिजनेस में, और बिजनेस में जाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे परचेस ऑर्डर क्रिएट। परचेस ऑर्डर को क्रिएट करना बहुत इजी होता है। सब जितनी भी चीजें होती हैं परचेस ऑर्डर में वो सारी परचेस इनवॉइस की तरह होती हैं, बस जो इनवॉइस होगा उसमें हो सकता है कि जो टैक्स है वो लगा हो, जो शिपिंग है वो लगी हो, और जो परचेस ऑर्डर है उसमें टैक्स और शिपिंग ना हो।
तो क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पे हमारा जो परचेस ऑर्डर है। तो यहाँ पे हम जैसे सपोज हम जो है किसी वेंडर से प्रिंटर खरीदना चाहते हैं और वेंडर का नाम है ग्लोबल टेक। तो हमने एक वेंडर क्रिएट कर रहे हैं ग्लोबल टेक के नाम से, और उससे हम जो हमारी डिलीवरी डेट है हम चाहते हैं कि भाई जो हमारा जो आइटम है वो सितंबर 15 तक डिलीवर कर देना है। परचेस ऑर्डर नंबर आप यहाँ पे जो भी आपका सीक्वेंस चल रहा है परचेस ऑर्डर का वो डालेंगे, और सीक्वेंस को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत हो सकती है आगे अपने जो मैनेज ऑर्डर्स को मैनेज करने में। यहाँ पर रेफरेंस नंबर आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे हम जो बाय करना चाहते हैं वो बाय करना चाहते हैं प्रिंटर। तो यहाँ पे हम जो आइटम कोड कोई ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको करते हैं प्रिंटर। उसके बाद जो प्रिंटर है उसको हम सिर्फ खरीदना चाहते हैं, उसको हम सेल नहीं करना चाहते हैं, ना ही ट्रैक करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम जो यूनिट प्राइस है एक प्रिंटर, और यहाँ से हम देख लेते हैं जो अकाउंट है उसमें प्रिंटर के नाम से है कि नहीं। तो प्रिंटर के नाम से नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली ये भी है कि अगर आप प्रिंटर खरीद रहे हैं तो ये आपके लिए एसेट भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है। अगर जो आइटम है उसकी वैल्यू अगर $5000 से अगर एक्सीड होती है तो हमें जनरली जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एसेट मान लेते हैं, और 5000 से नीचे है तो ये कंपनी की पॉलिसी पे भी कभी कभी डिपेंड करता है, तो वो उसको हम एक्सपेंस मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो खरीदने वाले हैं प्रिंटर उसको हम जो है एज ए एक्सपेंस उसको पोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में उसको डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको डाल लिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको सेव, और उसके बाद यहाँ पे हमने जो पर यूनिट प्राइस है उसको कर लिया है 15,000। तो हम यहाँ पे कंप्लीट एंट्री हो चुकी है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको ध्यान रखना है अगर आपको इसको ऐसे फिक्स एसेट डालना है तो यहाँ पे आपको जो अकाउंट टाइप है वो आपको एसेट का लेना पड़ेगा, क्योंकि जनरली जब भी हम कंप्यूटर या प्रिंटर खरीदते हैं तो वो हमारे लिए एज एसेट ही काम करते हैं। लेकिन कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, जैसे अगर आप किसी जो ऐसे छोटे बिजनेस के लिए टैक्स फाइलिंग के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हो और उसकी आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, तो उस केस में जो प्रिंटर होता है उसका जो अमाउंट अगर स्मॉल है तो आप जो है उसको एज ए एक्सपेंस पे उसको पोस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कर लिया सब कुछ एंट्री। देख लेते हैं कुछ छोटा तो नहीं है। हमने कॉन्टैक्ट नेम डाल दिया, डेट डाल दिया, डिलीवरी डेट सब कुछ हमने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, क्वांटिटी डाल दिया है, यूनिट प्राइस डाल दिया है। तो सब कुछ हमने कर लिया है। कोई डिलीवरी इंस्ट्रक्शन है तो वो आप डाल सकते हो कि भाई जो ये प्रिंटर है आपको जो है इस पर्सन को देना है, इस तरीके का आपको करना है, तो वो आप डाल सकते हो। टेलीफोन नंबर डाल सकते हो कांटेक्ट करने के लिए। अटेंशन में जो आप उस पर्सन को नाम लिख सकते हो जो जिससे कांटेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप इसको करके हम इसको, हमारे पास यहाँ पे जो परचेस ऑर्डर है इसके लिए भी हमको जो है दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक मिल रहा है सेव और दूसरा मिल रहा है अप्रूव। अगर आपने यहाँ पे एक जो है इनवॉइस प्रोसेसिंग की तरह अगर परचेस ऑर्डर में भी आपने एक हायरार्की बना रखी है कि जो पीओ है उसको एंटर कोई और करेगा, अप्रूव कोई और करेगा, तो उस केस में हम जो सेव करेंगे। अदरवाइज आपने ही जो है पीओ उसको क्रिएट करना है और उसको सबमिट करना है तो आप उसको अप्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको जो है सीक्वेंस कैसे जो जाएगा हायरार्की वाइज उसको करने के लिए अभी हम इसको करते हैं सेव। तो यहाँ पर हमने जो हमारा पीओ है उसको सेव किया तो वो ड्राफ्ट वाली स्टेज में आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास अब जो है 3 स्टेजेस और आगे बचती हैं जिनमें जो ये पीओ है जा सकता है। तो इसको सेकंड स्टेज में ले आते हैं, हमारे पीओ को करते हैं पीओ पे क्लिक, और पीओ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में जाते हैं तो हम यहाँ से जो पीओ का
डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम चाहे तो डायरेक्ट अप्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हम इसको सेंड करेंगे तो सेंड करने के बाद जो ये अवेटिंग टू अप्रूवल पे चला जाएगा। तो जैसे हम सपोज यहाँ पे जो हमारा पीओ है उसको सेंड करते हैं तो देखते हैं कौन सी हायरार्की में जाता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे ये अप्रूव ना होके हमारे पास जो सेकंड जो हमारी स्टेज थी उसमें चला जाएगा। तो यहाँ से हमने इस परचेस ऑर्डर को सेंड कर दिया। अब देखते हैं कि हम कौन सी स्टेज में पहुंच गए हैं। तो अब हमारा जो इनवॉइस है वो अवेटिंग अप्रूवल की स्टेज में है। अब यहाँ से हम इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा इनवॉइस है इसको करते हैं अप्रूव। तो हमने जो हमारा इनवॉइस है उसको कर दिया है अप्रूव। तो अब हमारा जो परचेस ऑर्डर है उसको हमें एज ए इनवॉइस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम उसको मार्क एज बिल करेंगे और उसके बाद करेंगे कॉपी परचेस ऑर्डर टू ड्राफ्ट ए बिल। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो इंफॉर्मेशन है परचेस ऑर्डर की वो आपके इनवॉइस के फॉर्म में आ जाएगी, बिल के फॉर्म में आ जाएगी और आपको जो चीज़ें हैं वो मैन्युअली पुट नहीं करनी पड़ेगी और ऑटोमेटिकली आपका जो इनवॉइस वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद करते हैं ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पीओ के बेसिस पे हमारा जो बिल है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ से हम जो सेम जो सीक्वेंस है फिर वो कर सकते हैं। तो जो सीक्वेंस अभी हमने कर लिया था उसको रिपीट ना करके यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली करते हैं अप्रूव। अप्रूव करने के बाद जो हमारा इनवॉइस है वो पेमेंट की स्टेज में आ गया है। तो यहाँ से हम अगर इसको इनवॉइस को पे करना चाहते हैं तो इसको पे कर सकते हैं, जैसे हमने जो पिछला इनवॉइस पे किया था। यहाँ से हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद करते हैं ऐड पेमेंट। तो इस तरीके से जो पूरा प्रोसेस है वो होगा अगर आप पीओ के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अगर हम देखें तो पेड जो इनवॉइसेस हैं उसमें जो ग्लोबल टैग है वो आ चुका है, जिससे हमने प्रिंटर खरीदा था। आर्क इंश्योरेंस है वो आ चुका है और एक हमारा पहले से हमने पोस्ट किया हुआ था। इसके बाद आता है परचेस ओवरव्यू। परचेस ओवरव्यू में जिस तरीके से सेल्स ओवरव्यू में था उसी तरीके से परचेस ओवरव्यू में आप जो आपके इनवॉइसेस हैं वो देख सकते हैं कौन सा जो इनवॉइस है वो ड्राफ्ट स्टेज में है, कौन सा अप्रूवल के लिए है। तो ये जो भी परचेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं और इजीली आपको देखते ही ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है एक्सपेंस क्लेम। तो एक्सपेंस क्लेम में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो एम्प्लॉय है वो एक्सपेंस क्लेम कर सकता है। उसके लिए यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है उसकी जो डिटेल है उसको भर सकता है, जैसे कि कितना जो अमाउंट है उसने स्पेंड किया है। अगर वो कहीं ट्रैवल के लिए गया है तो वो अमाउंट यहाँ लिख सकता है, किस चीज़ के लिए गया था यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो आपका जो एम्प्लॉय है वो लिख सकता है। और उसके बाद किस चीज़ में वो जो स्पेंड हुआ है तो वो लिख सकता है। उसके बाद अकाउंट सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ट्रैवल है तो यहाँ पे ट्रैवल मेंशन करना जरूरी है। स्पेंड एट, यहाँ पे हम इसको ट्रैवलिंग फॉर कॉन्फ्रेंस इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे असाइन टू प्रोजेक्ट कस्टमर, अगर ये किसी कस्टमर को असाइन करना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो सबमिट करेगा अप्रूवल के लिए और अगर जो एडमिन है जिसको अप्रूव करना है वो उसको अप्रूव करेगा। तो अभी एडमिन अकाउंट से हो रहा है तो उसको हम डायरेक्टली अप्रूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो एक्सपेंसेस है उसकी एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस में आप जो आपके जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको आप ऐड कर सकते हैं, उस आइटम को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे जो आप अगर आप कंप्यूटर बेचते हैं तो कंप्यूटर के लिए हमने क्रिएट किया था। इस तरीके से अगर जो भी आप बेचते हैं, जैसे आप सपोज मोबाइल कवर बेचते हैं तो यहाँ पे आप जो मोबाइल कवर यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रैक करेंगे इन्वेंट्री को। और कहाँ पे अगर आप इन्वेंट्री को ट्रैक करते हैं तो फिर वो एसेट अकाउंट में जाता है, तो सीधा वो कौन सा अकाउंट होगा इन्वेंट्री का वो यहाँ पे मेंशन है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको देख लेना है कि आप अगर परचेस और सेल दोनों कर रहे हैं तो यहाँ पे परचेस और सेल दोनों लिखना है। कौन से अकाउंट में ये एंट्री पोस्ट होगी जब आप परचेस करेंगे तो वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और यहाँ पे जो सेल्स में यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं सेल्स, और उसके बाद इसको करते हैं सेव।
तो इस तरीके से आप जो अपनी इन्वेंटरी है उसको आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है पे रन। पे रन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पे रन के थ्रू जो आप अपने एम्प्लॉयज हैं उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से आप जो पे रन है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपको पे रन करना है तो आपको जो है एक पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ेगा। तो पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स पे जाना है, और सेटिंग पे जाके आपको जो पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी जो फीचर है उसको ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाना है हमें यूजर, यूजर पे जाने के बाद जो हमारा एडमिन है हम चाहते हैं कि वो पेरोल भी मैनेज करे। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा है, एक्सपेंस को भी मैनेज कर रहा है, लेकिन जो पेरोल एडमिन है उसको मैनेज नहीं कर रहा है। तो उसको भी हम कर लेते हैं पेरोल एडमिन को ओके, और उसके बाद हम इस करते हैं अपडेट परमिशन। तो इस तरीके से अगर आप जो पेरोल है उसको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये सेटिंग में आपको मैंडेटरी है ऑन करना। और उसके बाद हम दोबारा से चले जाते हैं पेरन पे। तो अब हम आ गए हैं हमारे जो पेरन है उस पे। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो पेरन है उसमें अगर हम पहले देखें तो इस तरीके की विंडो नहीं आ रही थी, वो सेटिंग पे जाके उसको आपको जो एक्सेस है उसको देने की आ रही थी। और जो दूसरी चीज है आपको ये देखना है कि जो आपके टैक्सेस हैं वो टैक्सेस कहाँ कहाँ पोस्ट होने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको जो अपने अकाउंट है वो सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे जो पेरोल टैक्स है, विदहोल्डिंग टैक्स फ्रॉम एम्प्लॉय वेजेस, तो ये जो भी हम जो हमारा एम्प्लॉय है उसके जो हम डिडक्ट करेंगे, जो भी उसका टैक्सेस हमारे पास होंगे जमा करने के लिए, तो उसके लिए हमें करना है तो कॉन्टैक्ट टू पे। और उसके बाद जो पे फ्रीक्वेंसी है क्या होने वाली है, एवरी 2 वीक्स या फिर मंथली, तो एवरी 2 वीक्स इसको कर देते हैं। नेक्स्ट पेमेंट, सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे हम जो रखेंगे वो जनरली 2 ही अकाउंट रखेंगे। एक तो वो अकाउंट जो हमारे टैक्सेस जिसमें जाएंगे, और एक अकाउंट जहाँ से जो सैलरी कटेगी। अब हम करते हैं न्यू पे रन, क्योंकि हमें जो पेरोल है उसको रन करना है। तो यहाँ से हमारे पास अभी जो है वो एक ही एम्प्लॉय है। तो अगर आपको और एम्प्लॉय ऐड करने हैं तो वहाँ पे आप जाके और एम्प्लॉयज को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड मोर एम्प्लॉयज में जैसे हम और जो एम्प्लॉयज हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो अभी हम टेस्टिंग के लिए इतने ही एम्प्लॉय को ऐड करते हैं और उसको करते हैं सेव। तो यहाँ पे जो पे फ्रीक्वेंसी है एवरी 2 मंथ, और उसके बाद सेम, और पेमेंट डेट भी सेम। तो यहाँ पे हमने सारी इंफॉर्मेशन फिल कर ली है। उसके बाद हमें करना है नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट पे करने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास अभी 2 तरीके के ही अकाउंट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो एक तो आपका सैलरी का अकाउंट है, दूसरा आपका जो है वो टैक्स का अकाउंट है। तो यहाँ पे जो राहुल कुमार है उसको कितनी सैलरी यहाँ पे दे रहे हैं वो हम मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो टैक्स डिडक्शन है वो कितना मेंशन कर सकते हैं। तो जनरली अराउंड 7% होता है यूएसए में। तो इसको हम यहाँ पे इसको करके, यहाँ पे जो पेरोल कैलकुलेशन है वो यहाँ पे शो हो रही है, टोटल जो अमाउंट है वो बन रहा है वो शो हो रहा है। उसके बाद इसको करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद जो सेकंड एम्प्लॉय है उसके लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो भरनी है। तो सेकंड एम्प्लॉय के लिए भी जो इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर लेते हैं। और इसको भी करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो दोनों एम्प्लॉयज हैं उनकी हमने इंफॉर्मेशन फिल कर दी है।
अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो जो टैक्सेस हैं ये हम डिडक्ट करके अपने पास रख रहे हैं और हम इसको जमा करेंगे, इसलिए जो इनकी सैलरी है उतने अमाउंट से रिड्यूस हो गई है। और अदर पेमेंट पे उमेश गोस्वामी पेरोल टैक्सेस है, ये 64,700 है। तो ये जो भी एडमिन है उसके पास जा रहा है जो टैक्स का अमाउंट है। और यहाँ पर जो चीज़ है वो देखने वाली ये भी है कि जो एम्प्लॉय है जितना अमाउंट उसका डिडक्ट हो रहा है उतना ही जो एम्प्लॉयर है वो भी सबमिट कर रहा है। तो इसलिए अगर हम टोटल पेबल देखें तो वो 3 लाख है। तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं अप्रूव। और उसके बाद हम करते हैं बैच पे एम्प्लॉय। बैच पे एम्प्लॉय पे जाने के बाद हमारे कौन से बैंक अकाउंट से डिडक्ट होने वाला है वो बैंक अकाउंट हमें सिलेक्ट करना है, कौन सी डेट में ये डिडक्ट होगा वो हमें यहाँ पे रखना है। और उसके बाद यहाँ पे इसको करना है मेक पेमेंट। तो इस तरीके से जो एम्प्लॉय है उनको पे भी हो चुका है और जो हमारा जो पूरा जो कंप्लीट जो पेरोल है वो हमने 0 पे रन कर दिया है। तो यहाँ पर हमने जो कंप्लीट पे रन करने के साथ जो हमारे बिजनेस के जितने भी ऑप्शन थे हमने कर लिए हैं। इसमें मैं एक और ऑप्शन आपको बता देता हूँ कि कैसे आप जो है अगर आपको बहुत सारी आपकी एंट्रीज हैं तो उनको आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम अगर इन्वॉइसेस पे जाते हैं और इन्वॉइसेस पे जाने के बाद हमें बहुत सारी जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है उनको हमें अपनी बुक्स में एंटर करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो ये एक आपको सैंपल बताने के लिए है। आप जो है मल्टीपल जो एंट्रीज है उस एक्सेल सीट में रख के आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट पे जाना है उसके लिए सिंपली, और कोई भी सॉफ्टवेयर हो जनरली वो CSV फाइल को ही जो उसको सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे डाउनलोड टेम्पलेट पे अगर आप जाओगे तो आपको टेम्पलेट मिल जाएगा जिसमें आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको भर के इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो टेम्पलेट है ये पूरा दिया हुआ है CSV फॉर्मेट में, जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे आपको इन्फॉर्मेशन को भरना होता है। तो यहाँ पे हमने हमारा जो टेम्पलेट है उसमें सिर्फ जो हमने एक ही एंट्री सिर्फ सैंपल के लिए आपको बताने के लिए यहाँ पे 3 एंट्रीज हमने रखी हुई हैं और इन 3 एंट्रीज को हम जो है इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्राउज पे जाना है और बहुत सिंपल है क्रिएट करना, और उसके बाद यहाँ पे हमें इसको इंपोर्ट कर लेना है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो स्टार जिनमें दिया हुआ है तो वो मैंडेटरी है, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। जैसे इनवॉइस नंबर आपको चाहिए, इनवॉइस डेट आपको चाहिए, ड्यू डेट चाहिए, तो ये आपको जो वो फिल करनी आपके लिए मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हमने किया तो 2 न्यू टास्क जो 2 हैं वो इंपोर्ट हुए हैं, एक में एरर आ रहा है। तो इस रिपोर्ट को भी ध्यान से देखना है और उस जो एरर आ रहा है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब इसको करते हैं कंप्लीट इंपोर्ट। तो यहाँ से जो एंट्रीज हैं वो इंपोर्ट हो चुकी हैं और 2 जो एंट्रीज इंपोर्ट हुई हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं, 14 और 16। इसमें जो 12 वाली जो एंट्री है वो इंपोर्ट नहीं हुई है। इंपोर्ट ना होने का रीजन ये था कि वो पहले से इंपोर्टेड थी, तो इसीलिए यहाँ पे जो 0 है उसने उस एंट्री को इंपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक रवि के नाम से एंट्री थी, तो शायद इसलिए उसने उसको इंपोर्ट नहीं किया या कोई दूसरा रीजन हो सकता है। तो वो जो एरर वहाँ पे उसने शो किया है, अगर उस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जो जब हम एंट्रीज को इंपोर्ट करते हैं तो 0 हमें जो एरर बताता है तो वो इंस्ट्रक्शन जो देता है उनको फॉलो करना बहुत इजी है और वो इजीली जो एरर को रिजॉल्व करके इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एंट्री है उसको इंपोर्ट कर लिया है और ये भी हमने सीख लिया है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं सेंड स्टेटमेंट। सेंड स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो भी आपका कस्टमर है वो आपको पे नहीं कर रहा तो उस केस में उसको आप जो है सेंड स्टेटमेंट में जाके जो स्टेटमेंट है उसको आप भेज सकते हैं। तो उसके बाद हमें जो हमारे नंबर्स है उस पर हमें क्लिक करना है चेक करने के लिए कि कितना हमारा जो ड्यू है वो देखने के लिए। तो यहाँ से आप उस ड्यू को देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप जो ईमेल कर सकते हैं अपने जो भी आपके कस्टमर है उसको जो स्टेटमेंट है वो ईमेल कर सकते हैं। तो चले जाते हैं हम बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में जाने के बाद जो सबसे पहले चीज़ करनी है हमें वो करनी है, हमें एक बैंक अकाउंट ऐड करना है। और
और बैंक अकाउंट को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। ऐड बैंक अकाउंट में आपको जो भी आपका बैंक है उसको सर्च कर लेना है। जैसे यहाँ पे हम जो कोटक है उस बैंक को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे जो जीरो है उसकी एक ये भी सबसे अच्छी चीज़ है कि जो जीरो आपको जो भी आप जिस कंट्री के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उस कंट्री में जो मेन जो बैंक्स हैं उनके ऑलरेडी जो उस नेम से आपको जो बैंक अकाउंट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ऑनलाइन कनेक्ट नहीं कर रहे, हम जो ट्रांजेक्शन्स है उनको इंपोर्ट करेंगे इस बैंक अकाउंट में और उसके बाद देखेंगे उनको कैसे हम रिकनसाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं स्किप एंड डोंट कनेक्ट माय बैंक। यहाँ पे आज जो अकाउंट नेम है वो रखना है। यहाँ पे हम इसको करते हैं कोटक बैंक। यहाँ पे अकाउंट टाइप में आपको किस तरीके अकाउंट है वो हम सेविंग सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या अकाउंट नंबर है वो रखना है। करेंसी किस में आप डील करना चाहते हैं वो, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पर जो कोटक बैंक है वो एक अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है और ऑलरेडी बुक कीपिंग के नाम से हमारा अकाउंट है। तो यहाँ पे हम जो है दो तरीके से जो बैंक फीड है वो उसको हम यहाँ बैंक में इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तरीका तो गेट बैंक फीड है कि यानी कि जो ऑनलाइन ही जो आपके बैंक में जो ट्रांजेक्शन है वो आपके इस जीरो अकाउंट में बैंक अकाउंट में आ जाएंगी। और दूसरा तरीका है मैन्युअली इंपोर्ट ए स्टेटमेंट। तो हम जो अभी करने वाले हैं वो मैन्युअली इंपोर्ट करने वाले स्टेटमेंट को, तो हम मैन्युअली इंपोर्ट स्टेटमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो मैन्युअली इंपोर्ट करने के लिए जो सबसे पहली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो फाइल इंपोर्ट होगी या जिससे डेटा इंपोर्ट होगा वो एक CSV फाइल होनी चाहिए। तो अगर आपके पास CSV फाइल नहीं है और दूसरा जो फॉर्मेट है उसका ध्यान रखना है कि किस जो फाइल है वो किस सीक्वेंस में किस तरीके की बनेगी। तो उसके लिए आप जो CSV जो फाइल है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो CSV फाइल है उसको डाउनलोड कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरीके की फाइल होनी चाहिए। तो ये जो टेम्पलेट है स्टेटमेंट ऑफ टेम्पलेट ये डाउनलोड हो चुका है। तो सबसे पहले जो आपको लिखनी है वो डेट आपकी होनी चाहिए आप जो फाइल इंपोर्ट करोगे। फिर उसके बाद उसमें अमाउंट होना चाहिए, ये दोनों मैंडेटरी हैं। उसके बाद जो पेई है उसका नाम होना चाहिए, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर रेफरेंस, फिर चेक नंबर। तो एक जो सैंपल फाइल हमने बनाई है वो मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमने एक CSV फाइल बनाई है, ये एक सैंपल फाइल है। तो इसमें हमने जो चेक नंबर है रैंडमली लिए हुए हैं और इसको हम जो है इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको जो इसी फाइल पे काम करना है, मतलब इसी तरीके की आपको फाइल पे काम करना है। और आपकी प्रैक्टिस के लिए हम जो ये फाइल है इसका जो लिंक है वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि आप खुद से भी इसको प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पे हम दोबारा से चले जाते हैं जो हमारा जीरो है उस पर। तो यहाँ से हम आ गए हैं हमारे जीरो अकाउंट पे और यहाँ हम करेंगे फाइल जिसको हमें करना है इंपोर्ट। तो सेलेक्ट कर लिया है हमने और उसके बाद हम इसको करते हैं नेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पे हमें इसको करना है फिर से नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो जीरो है उसने एक एरर हमें शो किया है कि यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो द कॉलम 11 हैज वैल्यू दैट डोंट मैच ट्रांजेक्शन डेट। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं नो फील्ड, इसको करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं और किस तरीके से ट्रांजेक्शन इंपोर्ट हुई है वो दिख रहा है। और यहाँ पे आप अगर कोई ट्रांजेक्शन इंपोर्ट नहीं करना चाहते तो उसको आप यहाँ पे अनटिक कर सकते हैं। तो सारी ट्रांजेक्शन्स को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, इसको कर देते हैं कंप्लीट इंपोर्ट। तो इस तरीके से जो ट्रांजेक्शन्स है वो सारी हमने इंपोर्ट कर ली हैं। और ये जो मेथड है आपका जो टाइम है उसको सेव करेगा अगर आप इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो इंपोर्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पर जो रिकनसाइल करने के लिए इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमने ट्रांजेक्शन करी है
और जीरो में उससे कोई भी जो मैचिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। तो अगर हमें इसको अपनी बुक्स में लाना है ट्रांजेक्शन को, तो यहाँ पे हम जो वेंडर है उसको नाम से यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं और यहाँ पे अकाउंट ऑफिस सप्लाईज से रिलेटेड कोई देख लेते हैं अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो। ऑफिस एक्सपेंसेस को कर लेते हैं और यहाँ पे अब हम देखें तो यहाँ पे ओके करने के लिए आ रहा है। तो इस तरीके से जो ट्रांजेक्शन्स है वो आप रिकंसाइल कर सकते हैं। और उसके बाद अभी जो है 49 ट्रांजेक्शन है वो रिकंसाइल होने के लिए है। बैंक स्टेटमेंट में क्या जो स्टेटस है ट्रांजेक्शन का उसको देखने के लिए बैंक स्टेटमेंट में चले जाएंगे। तो ये जो ट्रांजेक्शन अनरिकंसाइल आ रही है ये अनरिकंसाइल है। जो एक ट्रांजेक्शन हमने रिकंसाइल करी थी वो सबसे नीचे वो रिकंसाइल में शो हो रही है। इसके बाद अकाउंट ट्रांजेक्शन में भी आपको एक ही एंट्री मिलेगी जो अभी हमने रिकंसाइल करी थी, तो वो ये यहाँ पे रिकंसाइल शो हो रही है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट अभी हमने देखा, अकाउंट ट्रांजेक्शन वो भी हमने देखा। सेम आप जो बैंक स्टेटमेंट के टैब पे अगर आपको जाना है तो यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। सेम अकाउंट ट्रांजेक्शन के अगर आप टैब पे आपको जाना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम कोई बिल वगैरह कुछ भी हम रिसीव नहीं करते। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मान लो कोई आपने ऑनलाइन कोई कार्ड से पे कर लिया, तो उनको आप जो है डायरेक्टली आप पे करने के लिए आप स्पेंड मनी में जा सकते हैं और स्पेंड मनी में जाके आप जो है डायरेक्टली आप एंट्री कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऊपर आप देखें तो आपका जो बैंक अकाउंट नेम है वो शो हो रहा है। यहाँ पे आप कोई इनवॉइस क्रिएट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, डायरेक्टली आप जो है अपने बैंक अकाउंट से इसको पे कर रहे हैं। तो जैसे कोई वेंडर है उसको आपको करना है, तो जैसे आर्क इंश्योरेंस है, इसको हम जो है डायरेक्टली अगर इसको हम पे करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं इसको एंट्री को और यहाँ पे हम इसको प्राइस को करते हैं 1000 और उसके बाद अगर हम यहाँ पे करेंगे सेव, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आर्क इंश्योरेंस की जो एंट्री है वो डायरेक्टली हमारी जो अकाउंट जो ट्रांजेक्शन है उसमें शो हो रही है। तो इस तरीके से आप जो है डायरेक्टली भी एंट्री कर सकते हैं और ये जो फीचर है काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप छोटे छोटे एक्सपेंसेस है और इनको आपको इनवॉइस की तरह पोस्ट नहीं करना तो डायरेक्टली आप एज ए ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर सकते हैं। सेम अगर आपने कोई पैसे रिसीव करे हैं तो आप उसके लिए जो रिसीव मनी है उस फीचर को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में जो मनी ट्रांसफ़र की है या कैश विड्रॉल किया है तो उसके लिए आप ये ट्रांसफ़र मनी वाला जो फीचर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो बैंक रूल है, अगर आप कोई बैंक रूल लगाना चाहते हैं किसी वेंडर में तो बैंक रूल यूज़ कर सकते हैं। रिकंसाइल रिपोर्ट में जो आप रिकंसिलेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको रिपोर्ट देखने को मिलती है कि कितने जो इनवॉइसेस हैं वो रिकंसाइल हुए हैं कि नहीं हुए हैं और क्या किसका बैलेंस आ रहा है। तो वो क्या आपकी बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस आ रहा है और क्या आपकी जो जीरो के स्टेटमेंट में क्या बैलेंस आ रहा है, तो वो आप इससे देख सकते हैं। तो जैसे ये हमारी जो कोटक बैंक की जो हम जिसके लिए काम कर रहे थे, जिसमें काम कर रहे थे, तो जीरो में बैलेंस 2049 है और उसके बाद जो ये आउटस्टैंडिंग पेमेंट है ये 1000 है और उसके बाद जो अनरिकंसाइल जो ट्रांजेक्शन है वो कितने सारी है वो सारी शो हो रही है और उसके बाद जो स्टेटमेंट बैलेंस है वो क्या है। तो एक आपके लिए एक जो रिकंसिलेशन रिपोर्ट है वो आपको देखने को मिलती है बैंक रिकंसिलेशन रिपोर्ट में। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट फीचर पे। तो जो नेक्स्ट फीचर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो आप इसमें जा सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप देख सकते हैं। अगर आपको डेट रेंज चेंज करनी है तो डेट रेंज चेंज कर सकते हैं। अगर आपको जैसे जनवरी से अगर आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो जनवरी से आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट चेंज करनी है और उसके बाद इसको अपडेट कर देना है। उसके बाद करेंसी में हमने दो करेंसी यहाँ पे रखी हुई है, एक इंडियन करेंसी एक यूरो करेंसी। तो अगर आपको यूरो में देखना है तो आप यूरो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं।
उसके बाद सेल टैक्स रिपोर्ट, अगर आप सेल टैक्स मेंटेन कर रहे हैं तो सेल टैक्स रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके आप अगर कोई अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे आप कोई एंट्री पोस्ट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपको अकाउंट नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके एक न्यू अकाउंट आप चार्ट ऑफ अकाउंट में क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऐड अकाउंट में जाना है। ऐड अकाउंट में जाने के बाद किस तरीके का जो अकाउंट टाइप आप क्रिएट करना चाहते हैं, उसको आप एसेट टाइप का अकाउंट है, लाइबिलिटी टाइप का अकाउंट है, या फिर कोई एक्सपेंस अकाउंट है, तो वो सिलेक्ट करके आप जो अपना चार्ट ऑफ अकाउंट में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिक्स एसेट में अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है तो उसके लिए आप जो फिक्स एसेट है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सेट स्टार्ट डेट, कोई भी आपने कोई एसेट परचेस किया तो उसका क्या स्टार्ट डेट है, 1 जनवरी। सेव, एसेट को ऐड करने के लिए आपको न्यू एसेट पे जाना है, और न्यू एसेट पे जाने के बाद क्या आपने एसेट परचेस करी है उसका एसेट का नाम लिखना है। अगर आप नंबरिंग मेंटेन कर रहे हो तो नंबरिंग, उसके बाद कौन सी डेट में आपने परचेस किया है, कितने प्राइस में आपने परचेस किया है, क्या सीरियल नंबर है, जो भी एसेट की डिटेल इसमें डिटेल वाइज दी है वो आपको फिल करनी है। तो ये तो हो गया कंप्लीट जो जीरो है उसमें आप किस तरीके से काम करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली बार हम किसी न्यू टॉपिक पे या फिर अगली किसी न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।